बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो हमारी जो है थर्ड पार्ट है हमारी उसी सीरीज़ का, और इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि एग्ज़ाम के बाद हमने कौन कौन से मामलात को जहन में रखना होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई एग्ज़ाम के दौरान आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली कि एग्ज़ाम के बाद आपने कौन कौन से मामलात को देखना होता है जो आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जाहिर बात है एग्ज़ाम के बाद पेपर का तो आपके कोई इफेक्ट नहीं है, पेपर तो जो होना था वो हो गया। वो एक ही फैक्टर इफेक्ट करता है, वो होता है अल्लाह ताला से दुआ। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं कर रहा होता, लेकिन और एस्पेक्ट जो होते हैं जो आपके मेंटली हालत है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो आपके फाइनेंशियली डिसीजन होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो लिहाजा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिस्सा कि जब भी आप इम्तिहान में बैठे होते हैं बेटा, आपको कोई बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। कुछ स्टूडेंट हमने देखे वो एक एक घंटा पहले निकल के जा रहे होते हैं। यार आपको कौन सी ऐसी मसला है, अब कौन सी आपकी गाड़ी छूट रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पेपर से ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर है। इस एज में कोई आपके सारे के ऊपर जिम्मेदारी है, कोई आपके साथ कोई मसला है कि भाई आप पेपर का टाइम कंप्रोमाइज करके जा रहे हो। आधा आधा पौना पौना घंटा बच्चे पहले निकल के चले जाते हैं। यार ये हरकत नहीं करनी। एग्जाम हॉल से टाइम खत्म होने से पहले आपने नहीं निकलना। जितना टाइम मिल गया है सारा इफेक्टिवली यूज करो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, आपको हर बार नया कुछ नजर आएगा। हाँ, या तो ये होता है ना कि हमें अपनी, जिस तरह मेरा मसला है, मुझे मेरी अपनी राइटिंग नहीं समझ आती लिखने के बाद कि मैं की लिख बैठा आपके सामने। काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है उसे समझने में। क्या छोटा छोटा लिखा होता है 3-4 लाइनों के अंदर, तो वो डायरी है ना, इसके छोटे छोटे लाइनें उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन बहरहाल हमें खुद नहीं समझ आ रहा होता, तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि यार क्या पढ़ के दिल को तकलीफ दें। पुत्र थोड़ी सी तकलीफ दिल को दे दिया करें, लेकिन टिक के बैठ गया करें यार। टिक के काइंडली सीट के ऊपर बैठने की आदत बनाए, टिक के बैठ के पढ़ने की आदत बनाए। ये आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। लिहाजा क्या करना है कि टाइम पूरा एग्जाम के अंदर बैठना है, जितना टाइम है उसको यूज़ करना है। बार बार पेपर पढ़ो, उसकी प्रेजेंटेशन सुधारो, उसकी प्लग नोक सुधारो। आप अपने नाम के स्पेलिंग तो चेक करो, आप अपने CRN को तो चेक करो वो ठीक लिखा कि नहीं लिखा। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंटली कंडीशन को अफेक्ट करती है। ये क्या है कि हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं, ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं, लो जी आ जाओ भाई पेपर कैसे हुआ। वो कह रहा था जी इसका आंसर जो था वो 4 बिलियन था, वो कह रहा था जी इसका आंसर 35 मिलियन था। हम परेशान खड़े होते हैं जिसका आंसर 432 रुपए आया हुआ है। और भाई वहां पे डिस्कशन नहीं करनी होती। हर बंदा जो होता है वो अपनी अपनी भांत भांत की छोड़ रहा होता है, हालांकि पेपर के उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। भाई अगर आपने चेक ही करना है, आप घर जाओ, बुक खोलो, मैच कर लो, बात खत्म करो यार। तो लिहाजा एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर डिस्कशन नहीं करनी। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो पुत्र चुप करके मास्क पहनो, गड्डी पे बैठो, किक मारो और निकल जाओ वहां से। किसी को बताओ भी नहीं कि पेपर कैसा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछता भी है तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र करो, बस दैट्स इट। किसी को ना बताओ कि यार पेपर अच्छा हुआ है, इससे किसी को खुशी नहीं होने वाली। आपका पेपर अच्छा हुआ है ना, कोई इससे खुशी नहीं होने वाला। तो लिहाजा क्या है कि भाई बाहर खड़े होकर डिस्कशन नहीं करनी। ना आपने खुद करनी है, ना आपने उस ग्रुप का हिस्सा बनना जो वहां पे कर रहे हो। नहीं तो मुफ्त का मेंटली टॉर्चर ही होना है आपको कि यार ये क्या कर रहे हैं, मैं पता नहीं क्या करके आया हूँ। दूसरे नंबर पे बेटा तीसरी जो है वो है सेल्फ असेसमेंट। कि आपने घर जाके आप ऐसा नहीं करना कि जनाब मेरा पेपर हो गया, बुक फेंक दो और चिल मारो कि देखना नहीं है, मैंने देखना नहीं है, मैंने बुक नहीं खोलनी। ये गलती है पुत्र, बहुत बड़ी गलती है। जब तक देखो सीधी सी बात है कि आई के आपके अंदर फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है, 75% तक है। आपको क्या गारंटी है कि आपका पेपर पास होगा? और फिर आपको इस चीज की भी क्या गारंटी है कि फेल हुआ तो कितने पे होगा? आपको इस चीज की क्या गारंटी है कि आप पेपर कैसे करके आओ, जब तक आप अपनी असेसमेंट नहीं करोगे। अब बेटा असेसमेंट का इफेक्ट कहां पे होना, ये फाइनेंशियल इफेक्ट होना है पुत्र। कि आप 3 पेपर दे के आए हो, आप असेसमेंट नहीं कर रहे, क्या पता उसमें से 2 वापस आ जाए। आप 3 की अर्ली एनरोलमेंट करा के बैठे हो, 3 की फीसें पहले भर चुके हो, रिजल्ट आए तो 2 वापस और आ जाए, आप क्या करेंगे? अब फिर 2 की दोबारा फीसें भरो, 3 की वो डूब गई, मर गई। तो लिहाजा हमेशा घर में जाके बुक खोलो, अपनी सेल्फ असेसमेंट करो, देखो कि भाई पुत्र पास होना ये नहीं होना। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना। हाँ, कॉन्फिडेंट रहना है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है, अल्लाह से दुआएं करनी है। अल्लाह ताला बेशक बहुत बड़ा कारसाज है, बहुत रहीम है, लेकिन बेटा हकीकत को भी सामने रखना है। आप अपनी असेसमेंट करें और देखिए जी मैं कितने पेपर दे के आया हूं, उसमें से कितने वापस आ सकते हैं, क्या खतरा है, क्या चांसेस है। भाई अगर आप 3 पेपर की अर्ली एनरोलमेंट करा लो तो आप 2 की करा लो, 1 का रख लो। अगर पीछे वाले पास हो जाए तो एक पोस्ट रिजल्ट में करा लेना। एक सब्जेक्ट को छोटे वाला जो है उसको रख लो ताकि वो पोस्ट रिजल्ट में कवर हो जाए। जरूर आपने उसको शुरू में ही करना, क्यों करेंगे भाई? फिर जब जाहिर बात है आप असेसमेंट नहीं करोगे तो फिर तो करोगे। लो जी मैं 3 पेपर दे के आऊँ, 4 पेपर हो चुके हैं, मैं 3 अटेम्प्टों में CA इंटर करके साइड पे
बेटा 3 अटेम्प्टों में करने वाले कितने होते हैं? हर अटेम्प्ट में कोई 10-15 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो लिहाजा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अच्छी है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको फाइनेंशियली नुकसान देगी। तो ये अप्रोच हमारे सीए में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हमने बुक नहीं देखनी होती। नहीं पुत्र, घर जाएं, बुक खोलें, उसको खुद टैली करें, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, ये गलती है। क्या पता वो क्या लिख के आया हुआ है यार, आप अपना मुफ्त का ही रिजल्ट तक अपना दिमाग खराब करते रहो। तो लिहाजा असेस करो, अपनी पोजीशन को बैठ के सुकून से एनालाइज करो। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो के जाके 4-4 सब्जेक्ट्स की एनरोलमेंट ना करा दो पुत्र, जितने बनते हैं उतना कराओ, अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, थोड़ी सी उनकी कमाई हलाल कर दो। ये पैसे आपको तब जरूरत पड़ने जब आपके अटेम्प्ट लग के आप बेहोश हुए पड़े होंगे और फिर घर वालों से आपको फीसें लेनी पड़ेगी। अभी तो आपकी दूसरी तीसरी अटेम्प्ट होगी, घर वाले दे रहे होंगे, 5वें अटेम्प्ट के बाद फिर पूछना शुरू कर देंगे, पुत्र कितने, किधर आराम कर रहे हो हमारी कमाई को। तो लिहाजा सोच समझ के अक्लमंदी से फैसला लेना है कि भाई मैं कितने पेपर आगे उठाऊं, हरगिज जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। इसलिए ये लास्ट मेरी चॉइस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए कि पुत्र आप अर्ली एनरोलमेंट कराएं, शौक से कराएं, कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी करें। मेरी नसीहत आपके लिए, पेपर दें, उसको आप असेस करें, असेस करने के बाद रियलिटी ग्राउंड के ऊपर बैठ के डिसाइड करो कि भाई अगर मैं 3 पेपर दे आया हूं, इसमें से 2 पास होंगे, तो अगली बार मुझे मैक्सिमम 3 ही देने चाहिए। अगर इस बार आप 2 नहीं पास कर सके, अगली बार 4 कहां से करोगे? अगली बार आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, आईएएस ही उठा के ले जाएगी आपको। तो लिहाजा ये हरकत नहीं करनी बेटा, पेपर दे आओ, सुकून से 2-4 दिन रेस्ट मारो, छोड़ दो, पेपर इवेल्युएट करो, असेस करो, 2-4 दिन रेस्ट मारो, डिस्कस करो, किसी सीनियर से पूछो, अपने बड़ों के साथ डिस्कस करो, अब्बू के साथ डिस्कस करो। उसके बाद ये डिसाइड करो कि आपने किस मोड के जरिए क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन ठीक है, फिजिकल ठीक है, कहाँ से आपको कॉस्ट सेव होनी है, आपकी अपनी कमिटमेंट क्या है। इन सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर बैठ के डिसाइड करो कि आपने कितने पेपर लेने हैं। इस चक्कर में ना पड़ो कि जनाब जी कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं, उस्ताद क्या कह रहे हैं, फलाना क्या कह रहा है जी, 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। भाई आप अपने रियलिटी ग्राउंड के ऊपर देखो, आप खुद अपने सबसे बेस्ट जज हो। आप टीचर को मार्केट में देखो, आप ट्रायल क्लासेस लो, आपको जिसकी समझ आती है आप उससे पढ़ो। आपका एक दोस्त एक टीचर से पढ़ के पास हुआ, जरूरी नहीं कि आप उसे पास हुए, जिससे वो पास हुआ 50 तो वहां पे फेल होंगे। मेरी क्लास के बच्चे 20 पास होते हैं तो 10 फेल भी तो होते हैं ना यार। तो मैटर क्या करता है कि आपको जिस टीचर से समझ आती है आप उसे पढ़े, अपने 6 महीने किसी के कहने के ऊपर दांव पे ना लगाएं पुत्र, अपने माँ बाप के हलाल की कमाई का कुछ एहसास करो। ठीक है बेटा जी। तो लिहाजा ये एग्जाम के बाद कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा वक्फे के बाद। इस सीरीज़ को हम इंशाल्लाह पेपर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, आपको मजीद एडवाइसेस ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकल के लिए, और उनके ऊपर आपकी मेंटोरिंग होगी। ठीक हो गया बच्चे? तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं थोड़ा सा जज्बाती बंदा हूँ, ड्यूरिंग वीडियो जज्बाती हो जाता हूँ, तो इसे माइंड नहीं कर रहा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा, बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आप सबको अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे, आपके हक़ में जो बेहतर है आपको वो दे, आपके पेपरों में आपकी हेल्प करे, आपके सीने दिल दिमाग को इल्म के लिए खोल दे, और आपको ये समझ और बूझ अता करे कि तालीम जो आप ले रहे हो इसका पर्पज़ क्या है, इल्म का हसूल इल्म का मकसद क्या है। हमने हसूल इल्म जो है वो रोज़गार के चक्कर में रखा हुआ है, ये हसूल इल्म नहीं है। ठीक है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात इल्म की वजह से है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ किया करे, मेरी भी दुआ है कि आपको समझ बूझ अता करे कि ये इल्म आपके लिए किस हद तक और कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।